नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, चुनाव की घोषणा से पहले कांग्रेस ने यूपी में किया इलेक्शन और कैंपेन कमेटी का गठन, इन दिग्गज नेताओं को मिली जगह। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि हरियाणा की घटना पर बोली कांग्रेस, हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं, जाँच करवाना सरकार की जिम्मेदारी। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि प्रियंका गांधी के बाद वाराणसी पहुंची डिम्पल यादव, यूपी में सरकार बनाने का किया दावा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। चुनाव की घोषणा से पहले कांग्रेस ने यूपी में किया इलेक्शन और कैंपेन कमेटी का गठन, इन दिग्गज नेताओं को मिली जगह। जी हाँ दोस्तों, यूपी में चुनावी ऐलान से पहले कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कैंपेन और मैनिफेस्टो सहित कई कमेटियों का गठन किया है। पार्टी की ओर से गठित की गई कमेटी में पीएल पूनिया, सलमान खुर्शीद, राज बब्बर सहित कई दिग्गज नेताओं को शामिल किया गया है। कांग्रेस ने कुल 5 कमेटी का गठन किया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देश के बाद निम्न कमेटी का गठन किया जा रहा है। कांग्रेस ने इलेक्शन कैंपेन कमेटी का चेयरमैन पीएल पूनिया को बनाया है, वहीं प्रदीप जैन आदित्य को कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा की घटना पर बोली कांग्रेस, हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं, जांच करवाना सरकार की जिम्मेदारी। जी हां दोस्तों, हरियाणा में किसानों के एक प्रदर्शन स्थल के पास एक शव मिलने की घटना पर कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को कहा कि हिंसा के लिए कहीं भी कोई स्थान नहीं है। देश के मुख्य विपक्षी दल ने कहा कि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इस घटना की जांच करवाए और मामले में कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। हरियाणा के सोनीपत में कुंडली बॉर्डर पर एक युवक की बर्बर तरीके से हत्या कर दी गई। 3 कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर चल रहे धरना के स्थल की मुख्य स्टेज के पीछे बैरिकेड पर एक व्यक्ति का शव बंधा मिला है। उसकी नृशंस तरीके से पिटाई करने के साथ ही दाहिना हाथ काटकर मारा गया है। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें कुछ निहंगों को देखा जा सकता है जो जमीन पर पड़े युवक के पीछे खड़े हैं और युवक का कटा हाथ वहीं पड़ा है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि हमने यह वीडियो सोशल मीडिया पर देखा है। देश में हिंसा के लिए कहीं भी कोई जगह नहीं है। पवन खेड़ा ने कहा, देश में कानून के अनुसार शासन होना चाहिए। इस मामले की तह तक जाना, इसकी जांच करवाना और कानून के अनुसार कार्रवाई करना सरकार की जिम्मेदारी है। एक अन्य कांग्रेस नेता सलमान अनीस सोज ने इसे लेकर कहा कि सिंघू बॉर्डर पर हुई निर्मम हत्या बेहद चौंकाने वाली और निंदनीय है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी के बाद वाराणसी पहुंची डिम्पल यादव, यूपी में सरकार बनाने का किया दावा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की पत्नी एवं पूर्व सांसद डिम्पल यादव मिर्जापुर के विंध्याचल में मां विंध्यवासिनी का दर्शन करने के बाद अपने 1 दिवसीय दौरे को लेकर वाराणसी पहुंची। मां विंध्यवासिनी में दर्शन पूजन करने के बाद डिम्पल यहां पहुंची। डिम्पल यादव ने इस दौरान यूपी में इस बार सपा की सरकार आने का दावा किया। जानकारी के मुताबिक डिम्पल यादव कचहरी स्थित एक मिठाई दुकान में जाकर मिठाई का स्वाद चखा। इस दौरान उन्हें देखने के लिए भीड़ लग गई। डिम्पल यादव ने भी सभी का अभिवादन हाथ जोड़कर किया। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए डिम्पल यादव ने बनारस की लोगों को दशहरा की बधाई दी। डिम्पल यादव ने कहा कि माता का आशीर्वाद लेकर यहां आए हैं। बता दें कि पिछले दिनों प्रियंका गांधी वाराणसी दौरे पर आई थी। मीडिया के एक सवाल का जवाब देते हुए पूर्व सांसद ने कहा कि समाजवादी पार्टी की विजय यात्रा सार्थक होगी। यूपी में एक नई सरकार बनेगी जो इस प्रदेश का भविष्य संवारने का काम करेगी। वहीं डिम्पल यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये किसी को भी आतंकवादी बना देते हैं। ये इनकी सोच और मानसिकता को दर्शाता है। इन्होंने किसान भाइयों को भी आतंकवादी बना दिया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एनसीपी करेगी सपा का समर्थन, शरद पवार का ऐलान। जी हां दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकांपा अध्यक्ष शरद पवार ने बुधवार को कहा कि उनकी पार्टी अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला के लिए अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी सपा का समर्थन करेगी। पवार ने यह भी कहा कि राकांपा उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला करती है तो यह पार्टी सपा से परामर्श करेगी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में हाल ही में 4 किसानों की हत्या के संदर्भ में पवार ने कहा कि पहले दिन से ही भाजपा ने यह रुख अपनाया हुआ है कि किसानों की हत्या में कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराध के खिलाफ कार्रवाई करने की जिम्मेदारी से खुद को मुक्त नहीं कर सकते। लखीमपुर खीरी की घटना की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से करने वाले राकांपा प्रमुख ने कहा कि उनकी पार्टी के सदस्यों ने हिंसा के पहले दिन लखीमपुर खीरी का दौरा किया था। पवार ने कहा, वहां हमारा प्रभाव सीमित है, लेकिन हम फिर भी लखीमपुर गए। अगर उत्तर प्रदेश में बदलाव लाना है तो जो पार्टी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ लड़ सकती है
उसे समर्थन देने की जरूरत है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। आर्यन खान की गिरफ्तारी और एनसीबी की जांच, लखीमपुर खीरी से ध्यान हटाने का शानदार प्रयास कपिल सिब्बल का। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने आज कर अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी और एनसीबी द्वारा इस मामले में की जा रही जांच पर टिप्पणी की। कपिल सिब्बल ने किया, आर्यन खान के मामले में एनसीबी की जांच एक नई कानूनी प्रणाली है जिसमें आरोपी निर्दोष साबित होने तक दोषी है, जबकि ना तो उसके पास से ड्रग्स बरामद हुई है और न ही उसके सेवन करने का कोई सबूत है। उन्होंने किया यह लखीमपुर खीरी और आशीष मिश्रा के मामले से ध्यान हटाने का शानदार प्रयास है। गौरतलब है कि आर्यन खान को 3 अक्टूबर को एनसीबी द्वारा मुंबई से गोवा जाने वाले एक क्रूज से हिरासत में लिया गया था। आर्यन खान की जमानत याचिका को कोर्ट ने अब तक मंजूरी नहीं दी है। कल की सुनवाई में भी कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया और 20 अक्टूबर को अगली डेट दी है। आर्यन खान अभी आर्थर रोड जेल में है। रेव पार्टी के दौरान जब आर्यन खान को हिरासत में लिया गया तो उनके पास से ड्रग्स बरामद नहीं किया गया था। कपिल सिब्बल ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने इंडेक्स का आंकड़ा शेयर किया और 2020 से 2021 की स्थिति की तुलना की, जिसमें भारत पाकिस्तान और नेपाल से भी पीछे है। भारत 2021 के आंकड़े में 101 स्थान पर है, जबकि 2020 में 94वां स्थान प्राप्त था। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राउत का तंज, संघ प्रमुख की बात का महत्व। पीएम ने तो कहा था नोटबंदी से यह सब खत्म हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 96वें स्थापना दिवस पर संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि अगर मोहन भागवत कुछ बोलते हैं तो उनकी बात का महत्व है। वो कहते हैं कि ड्रग्स का पैसा देश विरोधी गतिविधियों में प्रयोग किया जा रहा है, तो देश में सरकार का नेतृत्व कौन कर रहा है। संजय राउत ने आगे कहा कि नोटबंदी के समय पीएम मोदी ने कहा था कि नोटबंदी से आतंकवादियों और ड्रग्स माफियाओं को झटका लगेगा, उनके पास पैसा नहीं बचेगा, और आज मोहन भागवत कहते हैं कि ड्रग्स का पैसा देश के खिलाफ प्रयोग हो रहा है, तो इसका महत्व है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सपा मुखिया अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, भुखमरी सूचकांक पर सरकार को घेरा, कही ये बात। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बीजेपी पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इस बीच वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत की खराब रैंक पर उन्होंने निशाना साधा है। सपा प्रमुख ने ट्वीट करते हुए बीजेपी को घेरा है। उन्होंने कहा कि भारत की भुखमरी की खबरें विश्व सुर्खियां बनने लगी हैं। साथ ही उन्होंने सवाल किया कि क्या यही भाजपा सरकार की उपलब्धि है। बता दें कि अखिलेश यादव ने एबीपी न्यूज की खबर को ट्वीट करते हुए अपनी बात कही। गौरतलब है कि भारत 116 देशों के वैश्विक भुखमरी सूचकांक GHI 2021 में फिसलकर 100 पहले स्थान पर आ गया है। इस मामले में वो अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे हो गया है। साल 2020 में भारत 94वें स्थान पर था। भूख और कुपोषण पर नजर रखने वाली वैश्विक भुखमरी सूचकांक की वेबसाइट पर गुरुवार को बताया गया कि चीन, ब्राजील और कुवैत सहित 18 देशों ने 5 से कम के GHI स्कोर के साथ शीर्ष स्थान साझा किया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। दशहरा पर वायरल हुआ राजद कांग्रेस का ट्वीट, जानिए ऐसा क्या लिखा। जी हाँ दोस्तों, आज विजयदशमी की धूम पूरे देश में है। हर कोई इस त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। वहीं तमाम राजनीतिक दिग्गजों ने दशहरा पर देशवासियों को बधाई दी है, लेकिन दशहरा के मौके पर राजद और कांग्रेस का बधाई देने वाला ट्वीट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। राजद ने ट्वीट कर लिखा, आइए 16 वर्षों से नीतीश भाजपा सरकार के कुकर्मों से राज्य में व्याप्त महंगाई, अपराध, गरीबी, बेरोजगारी, बदहाल शिक्षा, स्वास्थ्य विधि व्यवस्था, घोटाले, अफसरशाही, भ्रष्टाचार और बलात्कार जैसी रावण रूपी बुराई का वध करने का संकल्प लें। विजयदशमी के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। राजद ने ट्वीट में एक फोटो भी शेयर की है जिसमें रावण को एनडीए बताया गया है और उसके 10 सिरों को अपराध, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, घोटाला, बलात्कार, बर्बाद शिक्षा आदि के रूप में दिखाया है, जबकि भगवान राम को रावण का वध करते दिखाया गया है, जिस पर एनडीए लिखा है। फोटो में तेजस्वी यादव जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए दिख रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी वारा ने उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला बोला। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वारा ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि एक मंत्री के बेटे को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, जबकि एक गरीब परिवार को 10 साल की बच्ची की हत्या और बलात्कार की शिकायत पर न्याय दिलाने की मांग की जा रही है। कांग्रेस महासचिव ने एक वीडियो साझा किया जिसमें एक पुलिस अधिकारी को एक लड़के को कथित तौर पर मारते हुए दिखाया गया है, क्योंकि एक परिवार अधिकारी के सामने याचना करता है। प्रियंका गांधी ने हिंदी में एक ट्वीट में कहा, क्या एक गरीब परिवार को न्याय का अधिकार नहीं है? मुख्यमंत्री श्रीमान, जब न्याय मांगा जा रहा है तो आपका प्रशासन क्यों मार खा रहा है? आप मंत्री के बेटे को वीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं और जब 10 साल की बच्ची के रेप और मर्डर की शिकायत लेकर गरीब आते हैं तो उनकी पिटाई करते हैं। ये कैसा इंसाफ है? प्रियंका गांधी द्वारा पोस्ट किया गया वीडियो कथित तौर पर आजमगढ़ जिले की एक घटना का है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 साल की बच्ची के परिवार ने आरोप लगाया है कि उसके साथ रेप किया गया और बाद में इलाज के दौरान अस्पताल में उसकी मौत हो गई। उनका आरोप है कि पुलिस उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं ले रही है। लखीमपुर खीरी, आशीष मिश्र के खिलाफ एक्शन की मांग, 18 अक्टूबर रेल रोकेंगे किसान। जी हां दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने के विरोध में 18 अक्टूबर को 6 घंटे के लिए रेल यातायात रोकेंगे। एसकेएम का कहना है कि टेनी लखीमपुर की घटना के आरोपी हैं, जिसमें 3 अक्टूबर को 4 किसानों सहित 9 लोग मारे गए थे। किसानों ने मंत्री पर आपराधिक साजिश का आरोप लगाया गया है और उनके बेटे को 4 किसानों और एक पत्रकार की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। आर्यन ड्रग्स केस पर बोले कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल, अब लखीमपुर खीरी में मंत्री के बेटे से ध्यान हटा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कहा है कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के नारकोटिक्स के मामला की वजह से लखीमपुर खीरी में मंत्री के बेटे के मसले से ध्यान हट गया है। उन्होंने कहा कि आर्यन के मामले में न ड्रग्स मिला और न ही उपयोग साबित हो सका, फिर भी उसे कसूरवार ठहराया गया। सिब्बल ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा, आर्यन खान मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच में कानून की नई प्रणाली सामने आई है। ड्रग्स के उपयोग या फिर पास में होने का कोई सबूत नहीं मिला, फिर भी निर्दोष साबित होने पर कसूरवार। लखीमपुर खीरी में आशीष मिश्रा मामले से ध्यान सफलतापूर्वक हट गया। कांग्रेसी नेता सिब्बल यही नहीं रुके, उन्होंने पीएम मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा, भूख और गरीबी को खत्म करने के लिए मोदी जी को बधाई। अब भारत वैश्विक शक्ति और साथ ही डिजिटल इकोनॉमी भी बन गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की सूची में पिछले साल के 94वें स्थान के मुकाबले इस बार 100 पहले नंबर पर है। बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान से भी पीछे है। इससे पहले कपिल सिब्बल ने लखीमपुर खीरी हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी को लेकर शुक्रवार को सवाल किया था। उन्होंने ट्वीट कर कहा, लखीमपुर खीरी की भयावह घटना, मोदी जी आप चुप क्यों हैं? आपकी ओर से सिर्फ सहानुभूति के एक शब्द की जरूरत है, यह मुश्किल नहीं होना चाहिए। कांग्रेस नेता ने यह सवाल भी किया, अगर आप विपक्ष में होते तो आपकी प्रतिक्रिया कैसी होती, कृपया हमें बताएं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने पर भड़के कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, कहा ये एक तरफा फैसला है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने की बात पर नाराजगी जताते हुए केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के प्रमुख प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इस मामले में आपत्ति जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने पंजाब में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का एक तरफा फैसला किया है। उन्होंने कहा कि ये केवल गुजरात में कथित तौर पर अडानी द्वारा संचालित मुंद्रा पोर्ट के जरिए हेरोइन की आवाजाही से ध्यान हटाने की कोशिश है। सुरजेवाला ने गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाते हुए कहा, क्रोनोलॉजी समझिए, इस टिप्पणी को बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने वाले फैसले को जून में मुंद्रा बंदरगाह के जरिए गुजरे 25,000 किलोग्राम के शिपमेंट और 20,000 करोड़ रुपए के 3,000 किलो के शिपमेंट से जोड़ा है। बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने बीएसएफ के कानून में संशोधन किया है, जिसके तहत पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मौजूदा 15 किलोमीटर की बजाय 50 किलोमीटर के क्षेत्र में तलाशी लेने, जब्ती करने और गिरफ्तारी करने का अधिकार दे दिया गया है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के करीब आने वाले गुजरात के क्षेत्रों में ये दायरा 80 किलोमीटर से घटाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया है। सुरजेवाला के साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भी इस मसले पर केंद्र सरकार के फैसले का विरोध किया है। चन्नी ने इसे वापस लेने की मांग करते हुए कहा, मैं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे 50 किलोमीटर के दायरे में बीएसएफ को अतिरिक्त अधिकार देने के सरकार के एक तरफा फैसले की कड़ी निंदा करता हूं, जो संघीय ढांचे पर सीधा हमला है। मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस तर्कहीन फैसले को तुरंत वापस लेने का आग्रह करता हूं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। दशहरे में रामचरितमानस की चौपाई के जरिए राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना, इस अंदाज में दी बधाई। जी हां दोस्तों, आज देश भर में दशहरा का त्योहार मनाया जाएगा। इस अवसर पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रामचरितमानस की चौपाई ट्वीट कर एक तीर से दो निशाना साधा। चौपाई के जरिए ही उन्होंने देशवासियों को दशहरे की बधाई भी दी और मोदी सरकार पर निशाना भी साधा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दशहरे के मौके पर देशवासियों को बधाई देते हुए ट्वीट किया कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी सो नृपवसी नरक अधिकारी, जय सिया राम। रामचरितमानस की इस चौपाई का अर्थ है कि जिस राज्य की जनता कष्ट में होती है और वहाँ का राजा अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो वो नरक का अधिकारी होता है। इसलिए हर जिम्मेदारी व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। इससे पहले भी गुरुवार को उन्होंने तेल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर पुराने लोक कथाओं के जरिए बिना नाम लिए प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि पुरानी लोक कथाओं में ऐसे लालची कुशासन की कहानी होती थी जो अंधाधुंध टैक्स वसूली करता था। पहले जनता दुखी हो जाती, लेकिन अंत में जनता ही उस कुशासन को खत्म करती थी। असलियत में भी ऐसा ही होगा।
बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य के विजय का प्रतीक दशहरा के अवसर पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के अलावा प्रधानमंत्री मोदी समेत कई शख्सियतों ने इस पावन पर्व की बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट करते हुए बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि विजयादशमी के पावन अवसर पर आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी बधाई देते हुए ट्वीट किया कि बुराई पर अच्छाई की एवं असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक विजयदशमी महापर्व की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सियासी पिच पर भाजपा कांग्रेस की जोर आजमाइश, अपना अपना घर संभालने की कोशिश में जुटे दोनों दल। जी हां दोस्तों, आगामी विधानसभा चुनाव से पहले चल रही सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस ने अप्रत्याशित रूप से भाजपा को जो झटका दिया, उसके बाद से भाजपा व कांग्रेस के मध्य वाकयुद्ध भी शुरू हो गया है। साथ ही दोनों पार्टियां अब अपना अपना घर संभालने की कोशिश में जुट गई हैं। इस क्रम में रूठों की मान मनोहार की जा रही तो असंतुष्टों के प्रति सुर भी बदले हैं। साफ है कि अब दोनों ही दल अपने घरों को सेंधमारी से बचाने की जुगत में लगे हैं। वजह ये कि भाजपा को फिर से सत्ता हासिल कर मिथक तोड़ना है, तो कांग्रेस को भी अब उम्मीद की किरण दिख रही है। विधानसभा चुनाव की घोषणा भले ही अभी न हुई हो, लेकिन भाजपा ने तो काफी समय पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी थी। अब भाजपा व कांग्रेस दोनों ही दल मैदान में उतर चुके हैं। इसी के साथ पाला बदल का क्रम भी शुरू हुआ है। इसकी शुरुआत भी भाजपा से हुई। पार्टी ने पुरोला से कांग्रेस विधायक राजकुमार के साथ ही 2 निर्दलीय विधायकों प्रीतम सिंह पनवार, धनौल्टी व राम सिंह कैड़ा, भीमताल को अपने पाले में खींचा। इसके जवाब में कांग्रेस ने भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे यशपाल आर्य और उनके पुत्र विधायक संजीव आर्य की घर वापसी कराकर भाजपा को झटका दिया। इस सियासी उठापटक के बाद अब दोनों ही दलों के नेताओं के बीच तलवारें खींची हैं और वे एक दूसरे पर जमकर जुबानी तीर भी छोड़ रहे हैं। हालांकि इस वाकयुद्ध को अपनी अपनी खींच मिटाने से जोड़कर भी देखा जा रहा है, लेकिन असल बात तो ये है कि अंदरखाने दोनों ही दल अपने अपने घरों में आगे सेंधमारी न हो, इस मुहिम में जुटे हैं। इसके लिए विधायकों के साथ ही असंतुष्ट अथवा नाराज बताए जा रहे नेताओं से पार्टी के प्रांतीय नेता निरंतर संपर्क साध रहे हैं। साथ ही उनकी मान मनोहार के साथ ही भविष्य का वास्ता भी दिया जा रहा है। यह विकास देश के लिए हानिकारक है। महंगाई पर जीडीपी वाला तंज कस राहुल गांधी का केंद्र पर हमला, जनता खत्म करेगी कुशासन। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने पिछले साल भर में ही तीनों की कीमतों में जबरदस्त इजाफा को ग्राफ के जरिए समझाते हुए लिखा कि ऐसा विकास देश के लिए हानिकारक है। उन्होंने मोदी सरकार की तुलना लोक कथाओं के ऐसे लालची राज से की है जिनकी अंधाधुंध टैक्स वसूली से जनता दुखी रहती थी। राहुल गांधी ने ट्वीट कर पूछा कि सरकार ने जीडीपी यानी गैस, डीजल और पेट्रोल से 23 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं, लेकिन ये रुपए गए कहाँ? कांग्रेस नेता ने ग्राफिक्स के जरिए इस मुद्दे को उठाया है। राहुल ने जो ग्राफिक्स शेयर किया है उसमें पृष्ठभूमि में उनकी आवाज आ रही है। 23 लाख करोड़ रुपए सरकार ने जीडीपी से कमाया है, ग्रॉस डोमेस्टिक वाली जीडीपी नहीं, गैस डीजल पेट्रोल वाली जीडीपी। मेरा सवाल है, ये 23 लाख करोड़ रुपए गए कहाँ? और जनता को ये पूछना चाहिए कि आपके जेब से जो छीना जा रहा है, निकाला जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है? चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख के काफिले को किसानों ने दिखाए काले झंडे की नारेबाजी। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों और लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर किसानों का भाजपा सरकार के प्रति रोष कम नहीं हो रहा है। गुरुवार को दड़ियाल क्षेत्र में एक स्थान से आ रहे राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख के काफिले को किसानों ने काले झंडे दिखाते हुए नारेबाजी की। इस दौरान किसानों ने बीजेपी वालों की नो एंट्री की बात कहते हुए विरोध जताया। राज्य मंत्री ने रुककर किसानों को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन किसान शांत नहीं हुए तो राज्य मंत्री काफिले के साथ निकल गए। गुरुवार सुबह को प्रदेश सरकार में जल शक्ति राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख उत्तराखंड सीमा पर स्थित गांव रिजपुरा टाटा में बाबा जी की कुटिया पर गए थे। बाबा जी की कुटिया को लेकर बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोगों की आस्था है। राज्य मंत्री के बाबा जी की कुटिया आने की जानकारी किसानों को हो गई। इस पर तमाम किसान मार्ग में एकत्र हो गए। जैसे ही राज्य मंत्री का काफिला बाबा जी की कुटिया से होकर वापस जाने लगा तो कुछ दूरी पर किसान एकत्र होकर नारेबाजी करने लगे। किसानों ने भाजपा सरकार के विरोध में नारेबाजी की और काले झंडे दिखाने लगे। इस पर राज्य मंत्री के काफिले के साथ चल रहे पुलिसकर्मी किसानों को रोकने और समझाने लगे। राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने भी अपने वाहन को रुकवाकर किसानों से बात की और समझाने की कोशिश की। इस पर किसानों ने कह दिया कि बीजेपी वालों की नो एंट्री है। इस पर राज्य मंत्री काफिले के साथ आगे बढ़ गए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी चुनावों में एसपी जीतेगी 400 सीटें। अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा सरकार हटाना है हमारी पार्टी का उद्देश्य। जी हां दोस्तों, सपा अध्यक्ष व यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव 12 अक्टूबर को समाजवादी विजय रथ यात्रा पर निकल चुके हैं। इस दौरान वो लगातार जनता संवाद कर रहे हैं और मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहे हैं। विजय रथ यात्रा के साथ गुरुवार 14 अक्टूबर को अखिलेश यादव कानपुर देहात पहुंचे। यहां उन्होंने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला।
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा देखकर ऐसा लगता है कि 2022 के चुनावों में हमारी पार्टी 400 सीटें जीत सकती है। हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य भाजपा सरकार को हटाना है। इस दौरान बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि पूर्व के चुनावों में बड़े दलों के साथ गठबंधन का अनुभव अच्छा नहीं रहा है। अब समाजवादी पार्टी छोटे और क्षेत्रीय दलों को साथ लाने का काम करेगी।